हेलो दोस्तों, मैं जमाल खान स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं करनी के नियम। भाई, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि करनी क्या है, किसे कहते हैं, उसके बाद कितने प्रकार के करनी होते हैं, कौन कौन से करनी होते हैं, सभी प्रकार के आज हम लोग करनी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले करनी पढ़ेंगे कि करनी कहते किसे हैं। तो आइए करनी का परिभाषा देखते हैं। करनी यानी सर्ड्स, SURDS, सर्ड्स लिखेंगे परिभाषा। यदि कोई वास्तविक संख्या यदि कोई वास्तविक संख्या a पे पावर 1/n हो तो n√a करनी कहलाता है। करनी कहलाता है। n√a करनी कहलाता है। बोलता है यदि कोई वास्तविक संख्या a पे पावर 1/n हो तो n√a करनी कहलाता है। तो जैसे में पहले हम लिखेंगे घातांक के रूप में, फिर घातांक को बदलेंगे करनी के रूप में, फिर हम लोग करनी से घातांक के रूप में आएंगे। इस प्रकार दोनों तरह से जा सकते हैं, घातांक से करनी में भी और करनी से घातांक में भी। तो देखते हैं एक बार लिखकर, जैसे इधर लिख देते हैं घातांक के रूप में, घातांक के रूप में, और इस तरफ लिखते हैं करनी के रूप में। हमें यह देखना है कि घातांक को करनी के रूप में कैसे बदलें और करनी को घातांक के रूप में कैसे बदलते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लिए हम a पे पावर 1/n, यह घातांक है। अब इसको अगर हम करनी के रूप में लिखते हैं तो रूट लगाएंगे। सबसे पहले रूट लगाएंगे। करनी में रूट होती है, रूट का यानी करनी, रूट यानी करनी। अब देखते हैं पावर को, तो नीचे में n है, 1/n, नीचे में n है, तो n को क्या करेंगे, रूट के आगे लिखेंगे, और a जो है रूट के अंदर रहेगा। ऊपर देखिए 1 है, तो a पे पावर 1 लिखिए। आप a पे पावर 1 देते हैं तो भी सही, और 1 ना देते हैं तो भी सही, क्योंकि इसके पावर में कुछ ना हो तो यहां 1 है। इसी प्रकार अगर आप लिखना चाहते हैं कि b पे पावर c/d ये घातांक के रूप में है, तो अगर इसको हम करनी के रूप में लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, रूट, नीचे में d है तो वो रूट के बाहर चला जाएगा, d चला जाएगा रूट के बाहर, और b पे पावर जो c हुआ ये रूट के अंदर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 पे पावर 3/5 लिखा हुआ रहे तो हम इसको लिख सकते हैं। पहले रूट देंगे, नीचे में 5 है, रूट के आगे लगाएंगे, और इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, ये रूट के अंदर में होगा। इसे कहते हैं घातांक के रूप में करनी के रूप में बदलने की नियम। अब हम ये भी समझ गए कि घातांक के रूप में ऐसा होगा, और अगर घातांक के रूप को करनी में बदलना होगा तो ऐसा होगा। अगर कोई कहता है कि 3 पे पावर 1/2 को करनी के रूप में लिखिए, तो आप रूट लगाइएगा, देखिएगा 1/2 नीचे में 2 है, तो 2 आगे रखेंगे,
और 3 है वो रूट के अंदर रहेगा। पावर एक है तो आप 1 दें तो भी सही और ना दें तो भी सही, क्योंकि 3 पे पावर कुछ नहीं है तो वो 1 है। इस प्रकार हम करनी को घातांक के रूप में भी बदल सकते हैं और घातांक को करनी के रूप में भी बदल सकते हैं। तो ये करनी के नियम है। इसके बाद जो आता है वो है सम्मुख करनी। लिख दे कि p पे पावर 2/3 घातांक है, तो इस घातांक को आप करनी में बदलिए तो क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, नीचे में 3 है तो रूट के आगे लिखेंगे बाहर की ओर, और p जो बचा वो रूट के अंदर होगा। पावर 2 p पे पावर 2 देंगे। नीचे वाला p पे पावर 2/3 है तो नीचे में 3 है तो रूट के बाहर होगा, और जो ऊपर होता है वो p पे पावर 2 पावर हो जाएगा, वो रूट के अंदर होगा। इसी को हम लोग ये जो 3 वहां बाहर में, ये बाहर वाला जो 3 है तो इसे कहते हैं करनी घात। करनी घात। और ये जो p पे पावर 2 है इसे कहते हैं करनीगत। अगर a पे पावर 1/n हो और इसको बोले कि इसे आप करनी में व्यक्त करें तो रूट लगाएंगे, नीचे में n हो तो n हो गया ऊपर में बाहर चला जाएगा, और a जो है a पे पावर 1 तो अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा a। तो n को कहते हैं करनी घात। करनी घात। और a को कहते हैं, अंदर वाले को कहते हैं करनीगत। a को कहते हैं करनीगत। अगर आपको करनी ही दे दे यानी 3√5, अब करनी को बोले कि घातांक के रूप में लिखिए तो सबसे पहले करनीगत देखेंगे कितना है 5, तो लिखेंगे 5, और देखेंगे पावर कितना है। जब पावर कुछ ना हो तो वहां 1 होता है तो लेंगे 1। अब जो बाहर में करनी घात जो 3 है तो पहले बेटा लगाएंगे 1 के, 1 बेटे, और जो बाहर में करनी घात है वो नीचे हो जाता है। अगर फिर देखिए, अगर n रूट p पे पावर 2 हो या p पे पावर a हो तो ये करनी के रूप में है। इसको अगर घातांक के रूप में लिखना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले करनीगत को देखेंगे। करनीगत है p पे पावर a तो लिखेंगे p पे पावर a, और करनी घात है n तो उसे बेटा में लिखेंगे a, p पे पावर a बेटा में लिखेंगे n, या p पे पावर a/n। अगर कोई बोले कि सर 5√2 पे पावर 6 दे दिए, ये करनी है, इसे आप घातांक के रूप में लिखिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 2 पे पावर 6 है तो पहले 2 पे पावर 6 लिखिए, और जो करनी घात है उसे बेटे में डालिए। करनी घात कितना है 5, वो बेटे में हो जाएगा, तो ये घातांक के रूप में हो जाएगा और ये करनी के रूप में। इससे पहले हम घातांक को करनी में ला रहे थे, अब हम करनी को घातांक में ला रहे हैं। ये करनी से आगे बढ़ने से पहले हमको ये चीज की जानकारी होनी चाहिए कि किसे करनी घात कहेंगे और किसे करनी गत कहेंगे। घातांक को करनी में किस तरह बदलेंगे और करनी को फिर घातांक में किस तरह बदलेंगे। अगर आपको इस प्रकार से आता है तो भाई आप बहुत ही अच्छी तरीके से करनी सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको मजा भी आएगा करनी पढ़ते वक्त। दूसरा है, पहला था करनी, दूसरा था सम्मुख करनी। सम्मुख
करनी। सम्मुख करनी सिंगुलर सर्ड्स। सम्मुख करनी कहता है वैसी करनी जिनके करनी घात समान हो, वैसी करनी जिनके करनी घात समान हो उसे सम्मुख करनी कहते हैं। तो लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे सम्मुख करनी का, वैसे करनी जिनके वैसे करनी जिनके करनी घात समान हो, करनी घात जिनके करनी घात समान हो उसे सम्मुख करनी कहते हैं। वैसे करनी जिनके करनी घात समान हो उसे सम्मुख करनी कहते हैं। जैसे देखते हैं, इस बार सम्मुख करनी का जो है करनी घात समान होगा। बाहर वाले को करनी घात कहते थे, अंदर वाले को करनीगत कहते थे। तो वैसे करनी जिनके करनी घात समान हो उसे सम्मुख करनी कहते हैं। जैसे में 3√5 और 3√2, 3√5 और 3√2 में आप देखिएगा तो बाहर वाले को करनी घात कहते हैं, अंदर वाले को करनी गत कहते हैं। बाहर वाले को करनी घात कहते हैं, अंदर वाले को करनी गत कहते हैं। और परिभाषा सम्मुख करनी का कहता है कि वैसे करनी जिनके करनी घात समान हो, जिनके करनी घात समान हो उसे सम्मुख करनी कहते हैं। तो करनी घात हम बाहर वाले को कहते हैं। देखिए करनी घात देखिए, करनी घात कितना है 3। और 3√2 में भी देखिए, बाहर वाले को देखिए 3, इसके क्या कहते हैं करनी घात। तो दोनों में करनी घात की जो संख्या है वो है 3, इसमें भी जो है वो है 3, करनी घात 3। तो 3√5 और 3√2 में करनी घात समान है, इसलिए इसे कहते हैं सम्मुख करनी। a√b और a√b, तो b या c कुछ भी इसको कहते हैं, मान लीजिए c, b ने c कर देते हैं। a√b और a√c में करनी घात समान होना चाहिए, करनी घात समान, a इसका भी a। तो ये हुआ आपका सम्मुख करनी। और एक लिख लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, 2√10 और 2√5। तो देखते हैं इसका भी करनी घात 2 और इसका भी करनी घात 2, दोनों का करनी घात सेम है, इसलिए इसे सम्मुख करनी। तीसरा होगा समान करनी। इक्वल सर्ड्स। तीसरा होगा समान करनी, इक्वल सर्ड्स। समान करनी तीसरा है, समान करनी इक्वल सर्ड्स। परिभाषा क्या है कि वैसे करनी जिनके करनी घात और
कर्णीगत दोनों बराबर हो उसे हम समान करनी कहते हैं। कहता है वैसे करनी जिनके कर्णिघात और कर्णिगत समान हो, जिनके कर्णिघात और कर्णिगत समान हो उसे समान करनी कहते हैं। लिखेंगे वैसे करनी जिनके करनी घात और कर्णिगत, वैसे करनी जिनके कर्णिघात और कर्णिगत दोनों बराबर हो उसे समान करनी कहते हैं। उसे समान करनी कहते हैं। वैसे करनी जिनके कर्णिघात और कर्णिगत दोनों बराबर हो उसे समान करनी कहते हैं। तो समान करनी अब देखते हैं। समान करनी में जैसे में देखेंगे समान करनी इसका माने कर्णिगत और कर्णिघात, कर्णिघात और कर्णिगत इस बार दोनों समान होना चाहिए। तो जैसे में पहले देख लेते हैं, जैसे देखिए √2 और √2 इसके आगे कुछ नहीं है। कर्णिघात देखिए, कर्णिघात आगे कुछ नहीं है। इसके भी देखिए कर्णिघात को आगे कुछ नहीं है। लेकिन कर्णिगत में 2 अंदर 2, इसका भी अंदर में 2 कर्णिगत, इसके भी अंदर में कर्णिगत 2। तो कर्णिघात भी सेम है और कर्णिगत भी सेम है, इसलिए इसे समान करनी कहते हैं। अगर 3√5 और 3√5 हो, दोनों में 3√5 और 3√5, तो कर्णिघात 3, इसका भी कर्णिघात 3 और इसका कर्णिगत 5, तो इसका भी कर्णिगत 5। लेकिन दोनों को देखिए एक समान, कर्णिघात दोनों समान, कर्णिगत दोनों का समान, इसलिए इसे कहते हैं समान करनी। a√b और a√b तो इसे कहेंगे समान करनी। जब दोनों का कर्णिघात और कर्णिगत समान हो जाए तो हम उसे एक लाइन में कहेंगे यह समान करनी है। कहीं ऐसा भी मिले आपको लिखा हुआ, ऐसा भी मिल जाए कहीं 2√5 × 2√3 और 7 × 2√3, तो इसे भी हम समान करनी कहेंगे। क्यों? क्योंकि कर्णिघात और कर्णिगत दोनों समान है। अंक इंटू में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कर्णिघात और कर्णिगत दोनों समान हो तो उसे हम समान करनी कहते हैं। पूर्ण करनी या शुद्ध करनी, पूर्ण करनी या शुद्ध करनी, पूर्ण करनी या शुद्ध करनी बोलते हैं इसे प्योर सर्ड्स, प्योर सर्ड। पूर्ण करनी या शुद्ध करनी बोलते हैं इसे प्योर सर्ड्स। वैसी करनी जिसमें परिमेय भाग ना हो उसे पूर्ण करनी कहते हैं।
अगर कहे कि पूर्ण करनी किसे कहते हैं या शुद्ध करनी किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं वैसी करनी जिसमें परिमेय भाग ना हो उसे पूर्ण करनी कहते हैं। जैसे परिमेय भाग ना हो, जैसे आप खुद देखते हैं 125, तो इसे आप लिख सकते हैं 5√5, लेकिन आपको ये बोलेगा पूर्ण करनी है, तो बोले नहीं, ये पूर्ण करनी नहीं है। लेकिन आपको दे √6, आप √6 को लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। तो 6 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा 2 3, 2 गुना 3, नहीं लिख पाएंगे, ना 2 का जोड़ा है ना 3 का जोड़ा है, तो इसे आप नहीं लिख पाते हैं। तो ये इसे ही पूर्ण करनी कहते हैं, जिसे आप बाहर ना कर पाए, और जिसे आप बाहर ना कर पाए उसे पूर्ण करनी कहते हैं। और जिसे अगर आप बाहर कर ले, जैसे 125 को लिखते हैं 5 गुना 5 गुना 5, तो 2 5 का 1 5 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 5, तो इसे आप पूर्ण करनी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका जोड़ा है, एक बाहर आ सकता है। लेकिन आप √6 को देखिएगा तो लिख सकते हैं √2 गुना 3, तो ना 2 का जोड़ा है और ना ही 3 का जोड़ा है, ये बाहर नहीं आ सकता है, तो इसे कहते हैं पूर्ण करनी या शुद्ध करनी। पूर्ण करनी या शुद्ध करनी। तो पहले परिभाषा लिखेंगे, वैसी करनी जिसमें परिमेय भाग ना हो उसे पूर्ण करनी या शुद्ध करनी कहते हैं। पहले लिखते हैं वैसे करनी, वैसे करनी जिसमें परिमेय भाग ना हो, वैसी करनी, वैसे करनी जिसमें परिमेय भाग ना हो, ना हो उसे पूर्ण करनी, उसे पूर्ण करनी, उसे पूर्ण करनी कहते हैं, वैसे करनी जिसमें परिमेय भाग ना हो, परिमेय भाग ना हो उसे पूर्ण करनी कहते हैं। जैसे √2 पूर्ण करनी है, इसमें कोई जोड़ा नहीं है। √3 भी पूर्ण करनी है, √5, √6 और थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो √13 और बढ़ा लें तो लिख सकते हैं आप √41, √51, 17 नहीं निकलेगा, ETC बहुत सारा है, यानी जिसमें परिमेय भाग ना हो उसे हम पूर्ण करनी कहते हैं। पहचानने का एक ही तरीका है कि पूर्ण करनी में हम उसको कहेंगे जिसमें रूट जोड़ा ना मिले, उसमें जोड़ा है ही नहीं जो बाहर होगा, इसलिए √2 ही है, एक ही है, इसमें बाहर हो ही नहीं सकता है। √3, √5, √6, √13, √41, √51 बहुत सारा है ETC, ऐसा कुछ हो तो इसे हम पूर्ण करनी कहेंगे। देखते ही पहचान लेंगे कि पूर्ण करनी है या क्या होगा, मिश्र करनी, मिश्र करनी, मिक्स सर्ड्स, मिक्स सर्ड्स, मिश्र करनी। मिश्र करनी क्या है, वैसी करनी जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय संख्या गुणांक के रूप में हो उसे मिश्र करनी कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, वैसी करनी जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय, वैसी करनी जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय संख्या गुणांक के रूप में हो, गुणांक के रूप में हो
उसे मिश्र करनी कहते हैं। मिश्र करनी कहते हैं। वैसी करनी जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय संख्या गुणांक के रूप में हो उसे मिश्र करनी कहते हैं। जैसे 5√125 या पहले छोटा ले लेते हैं, जैसे 125 को हम लिख सकते हैं 5√5। 125 को हम लिख सकते हैं 5√5। जैसे √12 इसको लिख सकते हैं 2√3। और ले लेते हैं 343 इसको लिख सकते हैं 3√7, क्योंकि 343 7 का क्यू होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं 3√7। और ले लेते हैं जैसे 4 × 2√24। ऐसा भी हो सकता है 6 × 2√3। इस प्रकार से मिक्स करनी परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। जैसे √27 इसको लिख सकते हैं 3√3 और ले सकते हैं 512 इसको लिख सकते हैं हम 3√8 etc। ये मिक्स करने में परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। इसलिए लिखते हैं परिभाषा में कि वैसी करनी जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय संख्या गुणांक के रूप में हो उसे मिश्र करनी कहते हैं। जैसे 125 5 × 5 × 5 तो 3 5 है, इसमें इसको लिख सकते हैं 3√5। सॉरी 5 नहीं होगा, ये होगा 3√5। 3√5 लिख सकते हैं क्योंकि जान लेते हैं 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा। √12 को लिख सकते हैं 2√3। 343 को लिख सकते हैं 3√7। इस प्रकार ऐसा भी हो सकता है 4 × 2√24। फिर ये दोनों इसका बाहर कर देंगे, 2 का जोड़ा मिलेगा, बाहर हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। जब सवाल आएगा तो उस पर और भी चर्चा होगी मिश्र करनी में किस तरह से बनाते हैं। करनी के नियम में करनी का सबसे पहले करनी का योग पढ़ेंगे, उसके बाद करनी का घटाव पढ़ेंगे, उसके बाद करनी का गुणाव पढ़ेंगे, उसके बाद करनी का भाग पढ़ेंगे। तो चारों को बारी बारी से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो इसका बहुत ही यूज होगा, पहचानना होगा। करनी पदों का योग, करनी पदों का घटाव, करनी पदों का गुणा, करनी पदों का भाग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है क्वेश्चन में। तो बहुत ही अच्छा तरीका से पहले हम इसको समझाते हैं कि करनी पदों का योग क्या है। तो हम लोग पहला जो नियम पढ़ने वाले हैं करनी के, पहला होगा करनी पदों का योग। करनी पदों का योग, करनी पदों का योग। देखते हैं करनी पदों का योग क्या कहता है। कहता है करनी पदों का योग समान करनी पदों में समान चिन्ह, क्या लिखेंगे, समान करनी पदों में समान करनी पदों में समान करनी पदों में समान चिन्ह, समान करनी पदों में समान चिन्ह, समान
चिन्ह प्लस या माइनस, समान चिन्ह प्लस या माइनस रहने पर समान करनी पदों में समान चिन्ह प्लस या माइनस रहने पर जोड़ की क्रिया होती है। करनी पदों का योग कहता है कि समान करनी पदों में समान चिन्ह प्लस या माइनस रहने पर जोड़ की क्रिया होती है। समान करनी पदों में समान चिन्ह प्लस या माइनस रहने पर जोड़ की क्रिया होती है। अच्छा से इसका एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे 3√2 और 5√2 जोड़ देते हैं, प्लस का चिन्ह देते हैं और को हटा के प्लस, तो देखते हैं 3√2 प्लस 5√2 समान चिन्ह रहने पर, समान चिन्ह प्लस या माइनस रहने पे, तो ये हम करनी घात को नहीं देखेंगे, करनी गत को देखेंगे। समान है, यहाँ पे √2 तो यहाँ पे √2, यहाँ √2 है तो यहाँ भी √2 है, तो हम बोले हाँ करनी गत समान है। करनी गत अगर समान हो और करनी घात अलग अलग हो तो जोड़ में करनी घात को नहीं देखा जाता है, जोड़ में करनी गत को देखा जाता है। क्या दोनों समान है? करनी गत यहाँ पे अगर अलग अलग हो जाए तो नहीं जुटेगी, लेकिन करनी घात अलग अलग हो जाए तो जुट जाएगी। करनी घात अलग अलग हो तो जुटेगा, लेकिन करनी गत अलग अलग हो जाए तो नहीं जुटेगा। करनी गत देखिए, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, तो यहाँ कितना है 3√2 और यहाँ कितना है 5√2, तो √2 सेम है, तो 3 और 5 जुटेगा। 3 और 5 कितना होता है 5 3 8√2, एक ही गत होगा। 3√2 प्लस 5√2 इक्वल टू हो जाएगा 8√2। मतलब करनी गत समान होना चाहिए और करनी घात इसमें कोई मतलब नहीं है। करनी घात का करनी घात अलग भी हो सकता है, लेकिन करनी गत यहाँ में मेन है। करनी गत समान होना ही होना चाहिए। करनी गत समान नहीं है तो जोड़ की क्रिया संभव नहीं है। जैसे अगर कोई बोलता है √2 प्लस √2, तो बताइए √2 सेम करनी गत सेम तो हाँ जुटेगा। अगर जोड़ की हो तो आगे कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, जोड़ में आगे कुछ ना हो तो एक। लेकिन अगर केवल रूट हो और आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पे कितना हो, 1 हो या 2 है, तो हमेशा इसके पास 2 रहता है। रूट के पास हमेशा 2 रहता है, लेकिन जब भी जोड़ की क्रिया होती है, जोड़ या घटाव की क्रिया चलती है, तो इसके आगे कुछ ना हो तो अभी 1 माना जाता है, कुछ ना हो तो 1 माना जाता है, कुछ ना हो तो 1। लेकिन जब भी केवल रूट रहे और रूट को बताया जाए कि बताइए रूट अपने पास जो रहती है, रूट के पास हमेशा के लिए 2 छिपी रहती है, रूट के आगे में हमेशा 2 छुपी रहती है मुंह पास। लेकिन जोड़ की क्रिया होती है तो 2 नहीं बोलते हैं, जोड़ की क्रिया में 1 आगे में 1 रहता है। इसलिए आपको 1 रहे लिखा हुआ या ना रहे लिखा हुआ, जब जोड़ की क्रिया होगी तो हम 1 मानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे √2 प्लस √2 कितना होता है, तो 1 प्लस 1 1 1 2 √2, इसलिए बोलते हैं √2 प्लस √2 2√2। अगर रहे 3√5 प्लस 4√5 तो बताइए कितना हो जाएगा, तो 3√5 4√5 √5 सेम है तो जोड़ेंगे 3 4 7√5। अगर रहे यहाँ 12√a प्लस 13√a तो क्या अब बताइए a सेम है, करनीगत सेम है, तो हाँ कितना यहाँ है 12√a और यहाँ है 13√a, तो 12 और 13 को जोड़ेंगे तो 12 13 मिलकर हो जाता है 25√a। ऐसा होता है। फिर अगर माइनस में रहे 3√6 फिर रहे 4√6। अब
इसमें क्या होगा, समान चिन्ह है जी, कर्णीगत समान है, हाँ, तो कर्णीगत समान हो तो जोड़ की भी क्रिया होगी, और कर्णीगत में माइनस हो तो भी जोड़ की क्रिया होगी, लेकिन चिन्ह समान होना चाहिए, चाहे वो प्लस रहे चाहे वो माइनस रहे। आप देख लीजिए, -3√6 और -4√6, तो -3 और -4 जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 4 3 7, -7√6, अब माइनस आएगा, -3√6 और -4√6, माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ेंगे 4 3 7, लेकिन दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा वाले के चिन्ह के आगे क्या है, माइनस, इसलिए माइनस लगेगा, -7√6। अगर कोई बोले -√5 और फिर -√5, अब बताइए कितना, तो क्या होगा, हम जस्ट अभी बोले थे रूट के आगे कुछ भी ना रहे और माइनस माइनस प्लस जोड़ की क्रिया हो जाए, तो 1 1 2, 1 1 2, -2√5, माइनस अगर जुटती हो, माइनस अगर जुट रहा हो तो माइनस के, जब भी माइनस वाला जोड़ेंगे तो सही, माइनस माइनस प्लस तो सही करेंगे, लेकिन आगे में माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस हमेशा रहेगा, माइनस वाला जुटेगा तो माइनस रहेगा ही रहेगा, एकदम फिक्स है। -7√2 और -3√2, √2 को हटाकर आप √10 भी कर सकते हैं, 10 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, √2 भी हो सकता था, लेकिन हम 10 कर दिए हैं। माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है यानी जोड़ेंगे, 7 3 10, लेकिन चिन्ह बड़ा वाले का होगा, 7 के आगे माइनस, इसलिए माइनस, लेकिन √10 का दो को नहीं लिखेंगे, एक ही की लिखेंगे, दोनों अगर जुट रहा हो तो कोई एक √10, -10√10, माइनस माइनस प्लस, 7 3 10, √10 है तो √10। इस प्रकार कर्णी पदों का योग होता है। कर्णी पदों को योग में हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा कि कर्णीगत समान होना चाहिए, अगर कर्णीगत समान ना हो तो योग की क्रिया नहीं हो सकती है। कर्णी पदों का योग तभी संभव है जब सेम कर्णीगत सेम रहे, प्लस और माइनस में रहे और कर्णीगत सेम रहे, तभी हम कर्णी पदों का योग बना सकते हैं, लिख सकते हैं, तभी हमको कर्णी पदों का योग में जुट सकता है। लेकिन इसी का कर्णी पदों का योग अभी बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ रहा 2√3 और आपको यहाँ दिया 3√4, तो बताइए क्या इसको जोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कर्णीगत 3 है और कर्णीगत 4 है, तो इस प्रकार अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो गलती हो जाएगा। जिसको पता नहीं है वो कभी कभी क्या करता है, 3 2 5 √4 3 7 लिख दिया, पता नहीं क्या क्या लिख देता है, तो ये गलत है। ऐसा नियम ही नहीं हो सकता है। नियम कहता है, कर्णी का योग कहता है कि कर्णीगत सेम होना चाहिए। कर्णीगत सेम होगा तभी हम जुट सकते हैं, तभी हम घट सकते हैं। तो अब अगला होगा कर्णी पदों का घटाव। 2 नंबर होगा कर्णी पदों का घटाव। कर्णी पदों का घटाव, पदों का घटाव। कर्णी पदों का घटाव। इस बार कर्णी पदों के घटाव का क्या कहता है कि दो समान कर्णी पदों में असमान चिन्ह प्लस या माइनस रहने पर घटाव की क्रिया होती है। क्या कहता है कि दो समान कर्णी पदों में असमान चिन्ह प्लस या माइनस रहने पर घटाव की क्रिया होती है। तो पहले लिखेंगे दो समान कर्णी पदों में, दो समान कर्णी पदों में असमान चिन्ह, दो समान कर्णी पदों में असमान चिन्ह प्लस या माइनस रहने पर घटाव की
क्रिया घटाव की क्रिया होती है, घटाव की क्रिया होती है, घटाव की क्रिया होती है। दो समान करनी पदों में असमान चिन्ह प्लस या माइनस रहने पर घटाव की क्रिया होती है। ये जैसे देखेंगे, जैसे भी देखेंगे -3√5 और +4√5, अगर ये दोनों को देखा जाए तो दो समान करनी पदों में असमान चिन्ह, देखिए एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, इसी को बोलते हैं असमान चिन्ह। पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है, इसलिए हम बोले हैं कि दो समान करनी पदों में असमान चिन्ह प्लस या माइनस रहने पर घटाव की क्रिया होती है। तो देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा, तो 4 में 3 घटा लो, 1 बचेगा, तो 1√5। अब हम आगे में 1 लिखें या ना लिखें, अगर हम आगे में ऐसा √5 रहता है तो हम इसे 1√5 कहते हैं, इसलिए हम इसे √5 कहते हैं। बात रहा प्लस का हो गया या माइनस का, तो दोनों में बड़ा कौन है? +4√5, तो इसके आगे क्या है? प्लस है, इसलिए चिन्ह प्लस का होगा। दूसरा देखते हैं, माइनस में 10√3 और प्लस में 5√3, तो देखते हैं क्या होगा। तो फिर वही बात होगी, माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा? घटेगा, तो 10 में 5 गया, 5 क्या? √3, क्योंकि √3 में है इसलिए √3, √5 में था इसलिए √5। तो अब इसके देखते हैं ये प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का चिन्ह होगा, तो दोनों में बड़ा है 10, 10 के आगे माइनस है इसलिए माइनस लगेगा। और ले लेते हैं माइनस प्लस ले लेते हैं, +7√3 माइनस 12√3। अब देखते हैं कि ये 7√3 तो प्लस का है और 12√3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, साथ में तो 12 घटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अच्छा घटा क्या है रही है? घटा इसलिए रहे हैं कि करणीगत दोनों का सेम है। अगर करणीगत दोनों का सेम ना होता, घटा इसलिए रहे हैं कि करणीगत सेम है, अगर करणीगत सेम नहीं होता तो बिल्कुल नहीं घटाते, तब तो घटता ही नहीं। करणीगत समान है इसलिए हम घटा रहे हैं कि साथ में तो 12 घटेगा नहीं, लेकिन हम लोग जबरदस्ती क्या करते हैं? घटाते हैं कि 12 में ही 7 घटा लेते हैं, 12 में ही 7 घटा लेते हैं तो 5 बचता है। √3 है, आप √3 लगाइए और देखिए दोनों में बड़ा कौन है? 12√3, तो इसके आगे क्या है? माइनस, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार -8√3 प्लस 5√3 -2√3 प्लस ले लेते हैं 12√3। तो पहले हम जब इसको हल करेंगे तो पहले हम प्लस वाले को देखेंगे, उसके बाद माइनस वाले को देखेंगे, और प्लस माइनस देखने से भी पहले हमको यह देखना होगा कि करणीगत सबका सेम है या नहीं। करणीगत देखिए √3, हाँ सेम है, इसका मतलब प्लस को एक साइड, माइनस को एक साइड, प्लस वाले को एक साइड कीजिए, प्लस वाले को एक साइड कीजिए। 5√3 प्लस में है और प्लस में क्या है? 12√3, फिर माइनस में और भी प्लस में कोई है नहीं, माइनस में देखिए, माइनस में 8√3, फिर माइनस में 2√3। तो पहले प्लस वाले को सोल्व कीजिए, 5 और 12, 12 5 17, 17 क्या? रूट में 3 है, 3 माइनस, अब देखिए माइनस 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 प्लस, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही होगा। 8 2 10, √3 घटा लीजिए, 17√3 में 10√3 घट गया तो कितना बचेगा? 7√3। इस प्रकार घटाव की क्रिया संपन्न होती है। 7√3 इस प्रकार घटाव की क्रिया संपन्न होती है, और पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि करणीगत समान होना चाहिए,
तब हम घटाते हैं, कर्णीगत समान होगा तब हम जोड़ेंगे। जोड़ घटाव की क्रिया तभी होगी जब आपका कर्णीगत समान हो। 3 नंबर कर्णी पदों का योग। कर्णी पदों का गुना 3 होगा कर्णी पदों का गुना। दो समरूप कर्णी के बीच दो समरूप कर्णी के बीच दो समरूप कर्णी के बीच गुना की क्रिया होती है। दो समरूप कर्णी के बीच गुना की क्रिया होती है। दो समरूप कर्णी के बीच गुना की क्रिया होती है। दो समरूप कर्णी के बीच गुना की क्रिया होती है। जैसे देखेंगे, जैसे n√a गुना n√b तो हो जाएगा n√ab। n√a गुना n√b तो हो जाएगा n√ab। दो समरूप कर्णी के बीच गुना की क्रिया होती है। एग्जाम्पल में हम जैसे दिखाते हैं, n√a गुना n√b करेंगे तो n√ab हो गया। यानी अगर कर्णी घात सेम हो जाए तो 1 लिखेंगे और अंदर में अलग अलग हो तो दोनों का गुना होगा। जैसे देखिए 2√3 गुना 2√2 तो देखिए कर्णी घात सेम है तो 2 ही लिखेंगे, रूट लिखेंगे, 2 ही रहेगा और अंदर में कर्णीगत गुना होगा 3 दूना 6। सेम 4√3 गुना 4√5 तो इसे लिख सकते हैं 4√3 गुना 4√5 तो इसे लिख सकते हैं 4√15। फिर अगर √2 गुना √2 हो तो इसे हम लिख सकते हैं √2 गुना 2 √4 2 दूना 4 तो √4 में कितना है 2 को 2 है तो कितना 2 निकलेगा 1 2। क्योंकि जब रूट रहता है तो जब रूट के अंदर कुछ भी ना हो, जैसे कुछ भी लिखे हैं, मान लीजिए 5 लिखे तो कुछ भी ना हो तो यहाँ 2 रहता है, हमेशा 2 रहता है। अगर 25 है 25 लिख दिए और रूट है तो 25 है और रूट है और यहाँ कुछ भी ना लिखा हुआ हो, गुना का बात कर रहे हैं कि अगर कुछ भी ना हो तो रूट के आगे 2 हमेशा के लिए रहता है। इसलिए हम लोग 25 जब भी रूट 25 देखते हैं तो हम डायरेक्ट इसे ऐसा लिख सकते हैं √5 गुना √5 और हम लोग बच्चे से ही पढ़े हैं कि 2 को 5 होगा तो 1 को 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2 को 5 होगा तो 1 को 5? क्योंकि हम जानते हैं कि रूट अगर होता है तो रूट के आगे में हमेशा 2 रहता है, इसलिए 2 का 1 निकाल लेते हैं हम लोग बाहर। सेम उसी तरह √25 का डायरेक्ट अगर हम बोले कि √25 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर का माने 2 किसका है तो 2 का जोड़ा मिलता है √5 का, इसलिए हम 1 5 निकाल लेते हैं। सेम उसी प्रकार √4 को देखें तो हम जान गए कि आगे में तो इसके 2 है तो देखिए √4 को तोड़ सकते हैं तो 2 गुना 2 और 2 का जोड़ा मिल जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार √5 गुना √5 5 हो जाएगा, √10 गुना √10 10 हो जाएगा। जैसे √10 गुना √10 अब हम जान गए कि √10 गुना √10 एक बार में लिखेंगे तो √10 गुना 10 2 हो गया, 2 का अगर जोड़ा हो जाता है तो जोड़ा का 1 निकल जाता है बाहर, तो हम जानेंगे जोड़ा है इसलिए 2 बाहर, 2 छुपा हुआ आता है इसलिए हम 2 का 1 बाहर करते हैं। फिर
और देखते हैं, मान लीजिए यहाँ 3√2 और इधर हो गया 4√3। अब देखिए कर्णी घात सेम है नहीं, कर्णी घात सेम है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं, बाहर को बाहर से गुना कर दीजिए, 3 चौके 12 और रूट में लीजिए 2 तिया 6, 12√6 ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए 3√2 √2 नहीं लेते हैं, 3√5 लेते हैं, 3√5 गुना √6। अब इसे गुना करते हैं तो क्या कितना हो जाएगा 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 गुना 1 3 और √5 गुना √6 कितना हो जाएगा 5 गुना 6, 5 6 के 30, 3√30। ये इस प्रकार हो जाएगा। और भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लिए 2√3 गुना √7, तो इसे क्या करेंगे, अब इसे करेंगे 2 एकम 2 √3 सत्ते 21, 2√21। इस प्रकार गुना की क्रिया संपन्न होती है। कर्णी पदों का भाग, कर्णी पदों का भाग। चौथा है कर्णी पदों का भाग। दो समरूप कर्णी में भाग की क्रिया होती है। क्या कहता है परिभाषा, दो समरूप कर्णी में, दो समरूप कर्णी में भाग की क्रिया होती है। दो समरूप कर्णी में भाग की क्रिया होती है। जैसे देखेंगे, जैसे देखना है कि जैसे में देख लीजिए, जैसे में दो कर्णी लेते हैं, दो समरूप कर्णी लेते हैं। जैसे देख लीजिए n√a भागा n√b, तो कह सकते हैं कि n√a भागा b, या इसी को लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं n√a/b। देखिए इसको लिखते हैं हम, जैसे √28 भागा √7, √28 भागा √7 लेते हैं। तो देखिए इसका भी कर्णी घात देखिए, इसमें कुछ भी ना हो तो आगे 2 है, इसमें भी कुछ ना हो तो 2 है। तो हम क्या करते हैं कि अभी कुछ नहीं दिए हैं, 2 को हटा देते हैं, मान लेते हैं कि अभी कुछ नहीं, खाली है। ऐसा ही है तो ना, तो कर्णी घात इसका भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ 1 2 3 4 5 कुछ नहीं, इसका भी 1 2 3 4 5 कुछ है, सिंपल दिखाई दे रहा। √28 भागा √7, तो इसको हम लिख सकते हैं, रूट एक ही रूट में डाल देंगे और लिखेंगे √28, लिखेंगे 28 बटे में 7, रूट लगाएंगे 28 बटे में 7 देंगे, कटेगा काटेंगे, 7 चौके 28 √4, और √4 हम जानते हैं, √4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो आंसर हो जाएगा 2। दूसरा देखते हैं, यह क्वेश्चन मान लीजिए √28 भागा √7 का था। दूसरा देखते हैं कि 3√125 भागा 3√25। अब हम भाग लगाएंगे, देखते हैं घात 3 3 है, तो एक ही घात में डाल दीजिए, एक ही रूट में डाल दीजिए, और पहले लिखिए 125 बट्टा 25, कटा लीजिए, 25 पंचे 125 5, तो क्या हो जाएगा 3√5 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप अगर लीजिएगा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं समझने के लिए। 2√8 भागा 2√2, तो इसको 2 रूट एक ही रूट में डालेंगे, 8 बटे 2 करेंगे, 2 दूना 4, देखिए 2√4 यानी
4 का जो देखिए इस बार 2√4 हो गया है। 4 का मतलब कि जोड़ा जो बनेगा, 4 का जो आवाज हम करेंगे ये करेंगे। अगर हम ऐसा कर सकते हैं 2 गुना 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो यही ये जो 2 है, अगर आगे में 2 है तो 2 का जोड़ा बनेगा, 2 का 1 होगा। अगर आगे में 3 रहता तो 3 का जोड़ा बनता, तो 3 का 1 निकलता। अगर आगे में 4 होता तो 4 का जोड़ा बनता और 4 का 1 निकलता। तो सेम उसी प्रकार अभी हम देख रहे हैं 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 का 1 निकलेगा। इसलिए ये सूचित करता है कि जोड़ा बनाइए आप 2 का 1। अगर ये 2 नहीं भी रहता तो भी हम जोड़ा अपने मन से मान लेते हैं कि 2 का 1 होता है। अभी तो है तो रहने दीजिए। 2√4 इससे हम लिखेंगे 2 आंसर। इस प्रकार भागा भी होता है। और अभी हम करनी पदों का भाग का एक नियम बता रहे हैं कि n√a भागा n√b हो तो n√a भागा b या n√a/b लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे करनी पदों के गुना का समरूपीकरण। अब हम एक बार समरूपीकरण पढ़ लेते हैं। समरूपीकरण भी कुछ खास बात है वो भी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार आस्ते आस्ते हम पूरा करनी का योग, घटाव, गुणाव, भाग और एक बच गया है करनी का समरूपीकरण, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। करनी का समरूपीकरण, करनी एक स्टारकोण में लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करनी का समरूपीकरण समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। करनी का समरूपीकरण, समरूपीकरण समझने की प्रयास करते हैं। करनी का समरूपीकरण, करनी का समरूपीकरण, करनी का समरूपीकरण में पहले हम एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। करनी का समरूपीकरण जैसे 3√2 गुना √3, मान लीजिए ऐसा लेते हैं कि 3√2 गुना √3, तो यहाँ पे लिख दिए हैं करनी का समरूपीकरण करना है। तो समरूपीकरण में क्या होता है कि जब भी रूट के आगे अगर आपको कुछ दिखाना दे तो उसके आगे 2 होता है। यही तो एक करनी का नियम है। अगर आपको रूट दिखाई दे करनी है, अगर आगे कुछ ना हो तो 2 है। तो अभी देखिए √2 है, इसके आगे करनी घात देखेंगे तो 3 है, और इसके देखिए इसके आगे करनी घात देखेंगे तो आपको 2 दिखाई देता होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है गुना में 1 मान लिया जाता है, जो कि 1 अभी यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि हम करनी का समरूपीकरण जब भी बनाते हैं तो जहां आगे में कुछ ना हो तो वहां हम मानते हैं कि 2 है। और इसको गुना करने से पहले करनी घात का हम लोग लोसो लेते हैं। देखिए हम कैसे बनाते हैं करनी का, जब भी समरूपीकरण में जब क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाया जाता है कि करनी घात का लिखना होगा, करनी घात का लोसो यानी एलसीएम। करनी घात का लोसो लेते हैं यानी एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम किसका लेंगे 3 का, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 2 है। 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। 3 2 का एलसीएम लेते हैं तो आता है एलसीएम 6। तो सबसे पहला स्टेप है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पद क्या है 3√2। उठाइए 3√2 इक्वल टू 3√2। अब ये देखते हैं कि 3√2 अगर आ गया हो तो करनी घात को पहले एलसीएम से भागा देंगे। करनी घात को एलसीएम से भागा देंगे तो पहले क्या करेंगे लिखेंगे और एलसीएम लिखेंगे। करनी घात के पास क्या लिखेंगे एलसीएम लिखेंगे 6। उठाएंगे पहला पद 3√2 बराबर लगाएंगे और एक रूट 2 देंगे ही देंगे, रूट तो देना ही देना है, पर एलसीएम कितना 6, तो करनी घात की जगह हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, अंदर में 2 है 2 ही रहेगा, 3 का 3 में 6 कितना बार में आता है 3 का 3 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार में 6 आता है, इसलिए पावर हो जाएगा 2। तो इसको लिखेंगे 6 रूट 2 पे पावर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 2 पे पावर 2 का मान होता है 4, 6√4। अब दूसरा पद लेंगे √3। आइए √3 लेते हैं,
इसका भी रूट लगाएंगे, इसमें भी रूट लगाएंगे, पहले रूट लेंगे, उसके बाद इसके एलसीएम, इसमें भी एलसीएम कितना है, एलसीएम दोनों का एलसीएम कितना होता है 6, तो इसका भी एलसीएम घात बनेगा 6, घात कितना बनेगा 6। अब देखते हैं ये 3 है, 3 ही रहेगा, लेकिन इसका घात देखते हैं कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो हम क्या बोलते हैं 2 मानना है, 2 का 2 में 6 कितना बार में 3 बार में, तो 3 इसके पावर में चढ़ाएंगे, लिखेंगे 6 रूट 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब हम क्या करेंगे कि जितना भी हमारा आया 6 रूट 4 पहले लिखेंगे 6 रूट 4 इंटू 6 रूट 27 गुना कर लेंगे, 6 रूट 4 इंटू 6 रूट 27 गुना करते हैं, देखते हैं क्या होता है, गुना करेंगे, छो सेम है तो 6 ही हो जाएगा, और 27 को 4 से गुना कर देंगे, 27 7 चौके 28 के 8 हासिल रहा 2, 4 दूना 8 2 10 108। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल भी पूरा हो गया। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर इसको और भी एक और समझाने की कोशिश करते हैं, और आप समझने की भी कोशिश कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन देंगे तो उसका करनी घात का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से क्या होगा पता चल जाएगा कि एलसीएम दोनों का कितना होगा, और ये फायदा होगा कि पहला स्टेप उठाएंगे, रूट लगाएंगे, एलसीएम को आगे रखेंगे करनी घात के पास, और फिर इसके करनी घात से भाग लगाएंगे एलसीएम में कि कितना बार में भाग लग जाता है, और अंदर में जो भी रहे उसका जितना बार में भाग लगेगा उतना बार उसका पावर चढ़ेगा। उसके बाद इसको सोल्व कर लिया जाएगा। फिर दूसरा पद का भी उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम लोग पहला वाले का किए थे सोल्व, उसी तरह दूसरा वाले का भी सोल्व करेंगे। रूट 3 को उठाएंगे और फिर से भाग लगाएंगे और पावर चढ़ाएंगे, जितना बार में लग जाए, 3 बार में लगा तो 3 पे पावर 3 कर दिए, 6 हो गया, 3 का क्यू 27 हो गया, और फिर दोनों को पकड़ेंगे गुना कर देंगे। इस प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3 रूट 2 इंटू 4 रूट 3। अगर इसका करनी का समरूपीकरण करना हो तो क्या होगा, पहले क्या करते हैं, करनी पदों का करनी घात का लोसो लेते हैं, पहले करनी घात का लोसो ले लेते हैं, यानी एलसीएम ले लेते हैं। देखते हैं करनी घात का, इसका घात है 3, इसका घात है 4, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो पहला स्टेप उठाएंगे, प्रथम पद 3 रूट 2 बराबर, सबसे पहले हम रूट लगाएंगे, और करनी घात का लोसो कितना आया है 12, तो 12 रखेंगे। अब 2 है, अंदर में 2 रखेंगे, तो करनी घात से भाग लगाएंगे, 3 का 3 में 3 से भाग लगाएंगे किसमें 12 में, 3 का 3 में 12 कितना बार में आता है 4 बार में, तो 2 पे पावर 4 लिखेंगे। 12 रूट वैसे रखेंगे, और 2 पे पावर 4 का मान क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब सेम उसी प्रकार दूसरा को उठाएंगे, 4 रूट 3 करेंगे, 4 रूट 3 करेंगे। अब रूट लगाएंगे, लोसो 12 हो गया, 3 है अंदर में 3 ही रखेंगे, घात से भाग लगा देंगे, घात से एलसीएम में भाग लगाएंगे, 4 का 4 में 12 कितना बार में 3 बार में आता है, इसलिए 3 से 3 का क्यू कर दिए। 12 है रहने दीजिए, रूट है रहने दीजिए, 3 का क्यू 27 हो जाएगा। अब हमको 12 रूट 16 गुना 12 रूट 27 करना होगा, 12 रूट 16 गुना 12 रूट 27, 12 सेम है इसलिए एक ही घात रहेगा, और 16 गुना 27 कर लेते हैं, 27 गुना 16, 42 के 2 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16, 7 2 2 7 6 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 3 1 4 432, तो यहाँ लिखेंगे 432। इस प्रकार करनी का समरूपीकरण होता है। इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब इस पर अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन बनाने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि करनी के बारे में तो हम लोग बहुत चीज पढ़ लिए,
क्या करनी किसे कहते हैं, समान करनी, समूह करनी पढ़ लिए, मिश्र करनी पढ़ लिए, पूर्ण करनी पढ़ लिए, करनी पदों का योग जान लिए, करनी पदों को घटा पढ़ लिए, करनी का गुना पढ़ लिए, अब करनी का भाग भी पढ़ लिए। और ये था करनी का समरूपीकरण। करनी का समरूपीकरण भी बहुत अच्छा तरह से हम लोग आज करनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला वीडियो जो आने वाला होगा वो करनी का केवल क्वेश्चन पे आधारित होगा, और अगले वीडियो में हम देखते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और भी करनी में कुछ पॉइंट है जो हम अगले वीडियो में बताएंगे।